हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है और आप सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अब वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक बात ये कहना ही चाहता हूँ कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखा करें, जिससे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएं उसका आप सटीक आंसर निकाल सकें। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि जो क्वेश्चंस में कहीं डाउट्स होते हैं आप उनको भी बताया करिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपसे ये कहा गया है कि इसके नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करते रहें। तो नोट्स अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आगे। अब आगे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बोहर का परमाणु मॉडल, जिसको आप बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर आज इसमें बोहर के परमाणु मॉडल से। चलिए शुरू करते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर। तो देखिए, जैसे बोहर, नील्स बोर नाम सुना भी होगा सब लोगों ने। ये इन्हीं के द्वारा 1913 में ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और ये मॉडल जो दिया गया था वो रदरफोर्ड का एक मॉडल था परमाणु का, उस पर संशोधन करके ये मॉडल बनाया गया था। अब इस मॉडल का जो मेन थीम है वो ये बताना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर इस मॉडल को समझाया गया है और इस मॉडल के जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए, बोहर के परमाणु मॉडल पर आपको बताना ही चाहता हूँ पहले कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस कैसा रहता है, आपका धनावेशित होता है। ठीक है। नाभिक जो आपका होता है वो कैसा, धनावेशित होता है। और इस धनावेश के बाद जो इसके कोष होते हैं, जहां आपने इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया हुआ था, ये देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इसी में सतरूप से गति करते रहते हैं, इसी कक्षाओं में। ठीक है। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नाभिक आपका है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के बाहर जो आपको कोष दिखाया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो है, जो ये कोष आपको यहाँ दिखाया जा रहा है एल, इसको एल से डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ होता है कोष या कक्षा, कोष या कक्षा। ठीक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी ऊर्जाओं की अगर हम बात करते हैं, जैसे भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बीच में जो गैप रहता है, बीच में गैप रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करता है। यानी सिर्फ वो सर्कुलर जो आपका पथ है उसी पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि फर्स्ट पॉइंट जो इसका बोलता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में गति करता है। मतलब कहा जा रहा है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, जिसे कोष कहा जाता है, कोष या कक्षा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा आपने फर्स्ट पॉइंट में कि किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। किस पर? एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, जो उसकी कोष या कक्षा कहलाती है। ठीक है। अब जिसमें ये इलेक्ट्रॉन, दूसरी पॉइंट आप बताते हैं यहाँ पे, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है उन्हें अस्थायी कक्षा या अनुमेय कक्षा, उन्हें अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय कक्षा में
गति करता है उसे अनुमेय या अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वहां पे वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि निश्चित पथ पर अगर वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके ना तो ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जितनी भी ऊर्जा इसकी रहेगी वो सब एक समान रहेगी, कहीं पे भी कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट्स पहले आपको बताया गया क्या कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्तीय पथ पर गति करता है जिसे उसकी कोष या कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर गति करता है गति करता है उसे उसकी अस्थायी या अनुमेय कक्षा कहते हैं। फिर आगे आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर गति करता है उसमें ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में जहां पे गति कर रहा है उसमें उसकी ऊर्जा सदैव समान रहती है, अर्थात उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर आगे अगर इसकी बात करें, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या होता है अगर प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में वहां ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो वहां ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब वहां ऊर्जा आवश्यकता होती है। और जब वो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। समझ रहे हैं आप भाई? इससे कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ना मिलकर के परमाणु को ऊर्जा दी जाती है और चूंकि परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसलिए जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि जब क्या हो किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऊर्जा अगर दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां कितनी देर तक ठहरते हैं 10⁻⁸ सेकंड तक। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, वहां ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक। और यही इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर जो टोटल एनर्जी इसकी बताई जाती है वो h न्यू के इक्वल, किसके h न्यू के इक्वल। और यहाँ जो E है आपका ये शो करता है E2 माइनस डेल्टा, इसको डेल्टा ही लिख सकते हैं आप, E2 माइनस E1 h न्यू, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है। ये E1 और E2 जो आपकी है इसकी एनर्जी लेवल्स हैं फर्स्ट और सेकंड वाली, और न्यू जो है वो आवृत्ति को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितनी बार चक्कर लगा रहा है, कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन कितनी बार चक्कर लगा रहा है इसका निर्धारण न्यू करता है। ठीक है। तो क्या आपने देखा इस पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में वहां ऊर्जा का अवशोषण होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वहां ऊर्जा का अवशोषण होता है, वहां ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए जो इसकी नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहती है इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब अगर गति करता है वृत्तीय पथ पर तो उसका जो मान होता है वो NH/2 पाई का। इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई के इक्वल होता है या उसका गुणक होता है। NH/2 पाई का गुणक होता है, उसके बराबर होता है। क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ में गति करता है उसका कोणीय संवेग उसके NH/2 पाई के बराबर होती है।
मान लीजिए कि वहां पर जो पदार्थ है आपका, जो इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m है और उसका जो वेग वहां पर दिखाया, चूंकि संवेग की अगर हम बात करते हैं आपसे तो P बराबर mv होता है। संवेग की अगर बात आपसे की जाती है तो P बराबर mv होता है। तो यहाँ पर mv हो गया, और चूंकि यहाँ कोणीय संवेग की बात हो रही है इसलिए वहां पर रेडियस का भी रोल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कोणीय संवेग यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो mvr इज इक्वल टू nh/2 mvr इज इक्वल टू nh/2, जहां n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ कोष है। जैसे अगर पहले कोष की हम बात करें तो यहाँ पर ये h/2, दूसरे कोष की बात करें तो वहां 2h/2, h/π, तीसरे कोष की बात करें 3h/2, इसी तरह से आगे भी आप बता सकते हैं उनका कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये थे बोहर के परमाणु मॉडल के कुछ मुख्य पोस्टुलेट। पहले मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट्स करेंगे अपनी कॉपी में। क्या बताया गया पहले आप सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय पथ पर गति करता है उसे उसकी कोष या कक्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको बताया गया कि जिस वृत्तीय पथ पर वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे उसकी अस्थायी या अनुमेय कक्षा कहते हैं, अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, जिस वृत्तीय कक्षा पर वो गति करता है वहां ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, और इसके बाद आपको बताया गया 4th पॉइंट, वो ये कहा गया कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वो प्रवेश करता है तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर गति करता है वहां उसका मान, उसका कोणीय संवेग जो होता है वो nh/2 के बराबर होता है। आपसे कहा गया यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान n, उसका वेग v और उसकी त्रिज्या r हो तो कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2 होगा, जहां n कोषों की संख्या को व्यक्त करता है। अर्थात अगर वो पहला कोष रहा तो h/2, दूसरा कोष रहा तो 2h/2, तीसरा कोष रहा तो 3h/2, ऐसे शो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। कहीं कुछ डाउट्स हो अगर आपको तो आप जरूर बताइए, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। ये बोहर का परमाणु मॉडल था आपका जो आपने देखा, इसको एक बार देख लीजिए सब लोग अच्छे से। कुछ कहीं डाउट्स हो तो जल्दी बताएं। ठीक, नोट किया सबने। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, जहां पर बोहर का मॉडल आपने देख लिया। अब बोहर के मॉडल के अनुसार आपको ये भी बताया गया था कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो कि बोर के द्वारा ही बताया गया है। तो बोर के द्वारा ये बताया गया है कि हाइड्रोजन या उसके जैसा, जो उसके जैसा इलेक्ट्रॉन रखता हो ऐसा परमाणु, चाहे वो परमाणु हो या आयन हो, उसके हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, जिसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। पहले ये चीजें सबको क्लियर हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर की अगर यहाँ बात की जाए यहाँ ये n बराबर 1, ऐसे ही n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, आगे और जाता है ये आगे, लेकिन हमें यहाँ पर बस केवल 7 तक का ही यूज करना है, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं आप। तो ये सब इनका एनर्जी लेवल है। ठीक है, क्या है? एनर्जी लेवल है इसका। एक कहा जाए ऊर्जा स्तर को ये व्यक्त करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश किए होते हैं, जब अगर वो नीचे की तरफ आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन करने के दौरान जो रेखाएं रहती हैं वो सतत रूप से एक रैखिक रूप में आपको दिखाई देती है, जिसे इसका आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं मिलती हैं उनमें अलग अलग रहता है, जैसे कि एक लाइमन,
दूसरा वामन, तीसरा पाश्चन, चौथा फुंड और लास्ट है एक मिनट, आपको क्या बताएगा? पहला लाइमन, दूसरा वामन, तीसरा पाश्चन, चौथा ब्रेकट और लास्ट है फुंड। ठीक है, तो ये इतनी रेखाएं इसमें आपको मिलती हैं। आइए देखते हैं इसमें कैसे आपका रहेगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर पर प्रवेश करे, या ऐसा हो सकता है तीसरे से पहले में आ जाए, या फिर चौथे से पहले में आए, पांचवें से पहले में आ जाए, छठे से पहले में आए, या फिर सातवें से पहले में आए। तो जो यहाँ रेखाएं मिलती हैं आपको, वो कहलाती हैं लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। ठीक, ये पहला प्लस सभी ऊर्जा स्तर का जो यहाँ भाग है वो पहले में आके गिरेगा, तो वहां पर जो श्रेणी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? लाइमन श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह से। अब अगर तीसरे से दूसरे में आ रहा है, फिर चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में और सातवें में दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में जो मिलेगा लाइमन। फिर इसके बाद यहां वामन, वामन श्रेणी मिलेगी। नेक्स्ट आपका है, अगर यहां इस पे आते हैं, ऐसे, तो यहां जो मिलता है वो है पाश्चन। फिर अगर हम बात करें पांचवें से चौथे में आ जाए, छठे से चौथे में आ जाए, सातवें से चौथे में आ जाए, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट से। और लास्ट अगर आपका छठे से पांचवें में आ जाए या सातवें से आ जाए, तो इसको बोलते हैं फुंड, फुंड श्रेणी। ठीक है, तो ये है इसके हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे कोई भी अन्य परमाणु या परमाणु का आयन अगर ऐसा होता है जिसके पास केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी सिचुएशन के लिए आप ये सीरीज गेन करते हैं। और ये चीजें केवल और केवल आपके इसी फर्स्ट वाले, मतलब केवल ये इसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं परमाणु या परमाणु आयन, उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से सब लोग देख लीजिए। इसमें कहीं अगर कुछ डाउट्स हो तो आप बताइएगा, नहीं हो तो इसको बना लीजिए पहले। चलिए जल्दी से। बन गया सभी का? चलिए अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो लाइमन है, वामन है, पाश्चन है, ब्रैकेट, फुंड, ये सब आते हैं, ये इसका जो स्पेक्ट्रम रीजन होता है वो किस रीजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे पहला आपका लाइमन श्रेणी का है, इसका जो रीजन है वो परावैंगनी, मतलब इसका जो क्षेत्र है इसमें परावैंगनी विकिरण के अंतर्गत आती है। दूसरा जो आपका आता है ये दृश्य के अंतर्गत आती है, दृश्य विकिरण के अंतर्गत। तीसरा जो आपका होता है ये नियर, ये कहा जाए नजदीक वाले, निकट, औरक्त में आती है, औरक्त विकिरण जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं। और ये दोनों जो आपकी आती है ये फार, सुदूर,
सुदूर औरक्त विकिरण, दोनों ये, ठीक है। तो ये इनका स्पेक्ट्रम रीजन है, स्पेक्ट्रम क्षेत्र है। कौन से स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के अंतर्गत इनकी लाइन उत्सर्जित होगी, तो आपको ये बताना है। अगर लाइनन की बात करता है तो परावैंगनी क्षेत्र विकिरण में, अगर बामर की बात करता है तो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, पार्सन की बात करता है तो निकट IR में, या जिसको औरक्त विकिरण बोलेंगे आप, और अगर ब्रैकेट या कुंड की बात की जाती है तो सुदूर औरक्त विकिरण के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें भी वही एनर्जी लेवल आपका ड्रा किया जाता है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू वाला, डेट मीन्स डेल्टा E वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया आपने कि उच्च से निम्न की तरफ आया, तो यहाँ E2 मतलब उच्च वाला हो गया और निम्न में आ रहा तो E1, ठीक है ना। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर इसका पूछा जाए ग्राउंड लेवल क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि n बराबर 1, यहाँ इसके लिए निम्न वाला है, जब फर्स्ट के लिए रखेंगे, और N2 जहां से आ रहा है, N2 जहां से आ रहा है N2 होगा, जहां से आ रहा है वहां N2 होगा, जिसमें आ रहा है वो N1 होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो रिलेशन फाइंड किए गए इसके, वो ये होता है 1/λ इज इक्वल टू यहाँ पर Z² इंटू RH 1/N1² माइनस 1/N2², जहां Z उस दिए गए परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका मान आपको मिलेगा। N1 जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो N1 होगा, और जहां से आ रहा है वो N2 होगा। लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य को बताती है, किसे बताती है, तरंग दैर्घ्य को बताती है। आप इसकी सहायता से और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे hc/λ होता है, तो hc/λ के स्थान पर आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसा भी चाहें वो निकाल सकते हैं आप। तो टोटल यहाँ पर तरंग दैर्घ्य हुई, एनर्जी हुई, या जो भी कुछ कहा जाएगा, तो इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जो कि बोर के द्वारा दिया गया था, और वो भी कैसे, केवल एक ऐसे परमाणु के लिए, एक ऐसे आयंस के लिए जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसका क्रमांक 1 होता है, इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसे ही अगर बात की जाए लिथियम 2 पॉजिटिव की, लिथियम 2 पॉजिटिव की अगर बात की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3 थे, 2 निकल गए, 1 बचा हुआ है। इसके लिए भी आप दिखा सकते हैं, ठीक। ये पॉसिबिलिटी जो सामान्य रूप से होती नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्रिएशन किया जा रहा है तो आप उस पर अप्लाई इसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई आज की इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति के बारे में, उसका डुअल नेचर क्या है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली समीकरण को डिराइव भी करेंगे, कैसे वो आएगा। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की या पदार्थ की द्वितीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे आपसे, साथ ही साथ डी ब्रोगली समीकरण की। फिर उसके बाद हम लोग आपसे कच्छ और कच्छक में साथ ही साथ उसके नोट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर किया करें, जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।